IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है गीताश्री की कहानी मत्स्यगंधा, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, पाल नहीं पतवार नहीं और तेज चले पुरवैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया। मई की उस गर्म शाम को बतहु सहनी के तलवों के छाले साफ करती हुई सुरसती सोच रही थी कि उसके मन के जाले भी साफ कर पाती तो कितना अच्छा होता। बड़ी मुश्किल से बतहु की आंखों के आंसू सूखे थे। उसकी आंखें किसी सूने जंगल जैसी वीरान हो गई थीं। उन्हें देखते हुए वो सिहर उठती थी। कितनी सपनीली आंखें थीं उसकी। गांव छोड़ते हुए कुछ सपने उसे दे गया था, कुछ संग ले गया था। अब जो लौटा है तो उन आंखों में सपनों का उजाड़ दिखाई दे रहा है। उसके पैरों के पास बैठी सुरसती सरसों तेल मले जा रही थी। बतहु आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रहा था। सुरसती की देह से उठती सरसों तेल, बेसन, सूखी मिर्च की तीखी गंध उसे विचलित कर रही थी। एक गंध उठती थी उसकी देह से, वो लुप्त थी। उस एक मादक गंध के ऊपर ये अजीब सी तीखी जाने कब कैसे लिपट गई थी सुरसती के ऊपर। उसकी गैर हाजिरी में उसने मिलीजुली गंध में लपेट लिया था और बतहु को ये गंध चुभ रही थी। न गंध भा रही थी न सुरसती का रूप। पीला सिंदूर पुता चौड़ा मांग उसे अचरज से भर रहा था। 3 साल पैसे बचाने और बनाने के चक्कर में 3 साल का ही तो अंतराल आया था। उसी में कोई औरत इतनी बदल जाएगी? ये सब सोचते हुए वो कसमसा रहा था। उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। दोनों कुछ कुछ समझ रहे थे एक दूसरे की मनोदशा। 1 सप्ताह से बतहु खाट पर औंधे मुंह पड़ा था। उसका उठने का मन नहीं होता था। वहीं पड़े पड़े कराहता और उजाड़ आंखों से पत्नी और दोनों बेटों को देखता जो बाहर मिट्टी में बैठे कुछ खेल रहे होते थे। सुरसती सिर्फ सेवा करती जा रही थी। कभी तलवों पर मरहम लगाती तो कभी माथे में बनफूल चुपड़ देती। बतहु को जैसे चुप सी लगी है। सुरसती भी नहीं पूछती है कुछ भी। उसका आदमी घर लौट आया, उसे बस इतनी ही तसल्ली थी। बतहु दिल्ली से गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ा था, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। सारी बची कुची कमाई लेकर निकल पड़ा था। उसने एक अफवाह सुनी कि राजनगर बस स्टैंड से बसें बिहार के लिए निकलने वाली हैं। वो बुराड़ी से पैदल चलता चलता राजनगर पहुंचा। वहां कोई बस नहीं। बस स्टैंड में अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। हाहाकार मचा हुआ था। सामान बच्चों समेत लोग गाड़ियां ढूंढ रहे थे। उनकी बेचैनियों को देखकर कुछ गिद्ध जैसे लोग मंडरा रहे थे जो मनमानी वसूली करने की फिराक में थे। उन्हें बिहार बॉर्डर तक ले जाने को तैयार थे, मगर मोटी रकम मांग रहे थे। बतहु ने अपने पैसे टटोले। हर महीने पैसे घर भेजता था। अपने पास खर्च भर बचा कर रखता था। स्विमिंग पूल के कोच असिस्टेंट की पगार ही कितनी होगी कि घर भी पैसे भेजे और अपना खर्चा भी चलाए और बचत भी करे। एक कमरे में 3 लड़कों के साथ जीवन कट रहा था। उसे जीवन और कमाई दोनों से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन लायक काम था। उसे एक ही काम आता था, तैरना और मछली मारना। बहुत कुशल तैराक था और उसने गांव के कई लोगों की जान बचाई थी नदी में डूबने से।
घंटों सांसें रोके वो नदी के तल में घूमता रहता, अपने को गांव की नदी का प्रेमी कहता। नदी के जिस्म पर वो मछलियों के साथ तैरता हुआ बड़ा हुआ था। ये नदी कई गांवों के बीचों बीच थी। उसका गांव उन सब के लिए एक बड़ा हाट था। उसके गांव में सब्जियों का बड़ा हाट लगता, जिसमें किसान अपनी सब्जियां लेकर रोज आते जाते थे। नदी में कई नावें थी, नाविक भी, मगर बतहू का अंदाज निराला था। वो हल्के अंधेरे में भी सवारियों को पार उतार आता था। नदी किनारे उसने बसेरा बना लिया था, किसी को मना नहीं करता था। एक साथ 2 नाव खींच लेने की क्षमता थी उसमें, एक में सामान, दूसरे में सवारी। वो नदी का मिजाज पहचानता था, चाहे भादों की उफनती नदी हो या जेठ में कृष्काय नदी, वो दोनों रूप में उससे खेलता। सब उसे भंवर का खिलाड़ी कहते। नदी के बीचों बीच जहां भंवर पड़ा करते थे, वहां से ज्यादातर मल्लाह दूर रहते। दूर से ही भंवर को देखकर नाव की दिशा बदल लेते। लेकिन बतहू सहनी भंवर के साथ चक्कर लगाता हुआ लौट आता। सब उसे चेताते, वो हो करता, अट्ठाहस करता और मौज लेता। उसे सुरसती भी रोकती थी। तब वो कहता, ए सुरसतिया, मैं इस नदी के साथ सती हो जाऊंगा। सुरसतिया देखना, ये मेरी प्रेमिका है और तू मेरी पत्नी। एक दिन वो इन दोनों को छोड़कर दिल्ली चला गया। उसके पहले गांव के कई लड़के दिल्ली गए थे। सबने काम पकड़ लिया था, सब अच्छा कमा रहे थे। उनके घरों में बाहरी कमाई की रौनक दिखाई दे रही थी। बतहू के दिल में दिल्ली की कमाई बसने लगी थी। मोबाइल खरीद लिया था, अपने संगी साथियों से संपर्क में रहता था। सब उसे बुलाते थे, तरह तरह के लालच देते थे, लेकिन उसे उसकी नदी रोकती। फिर मछलियां, सुरसती और 2 छोटे बच्चे। वो पैसों के लालच के बावजूद दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो तो एक दिन बड़का घरारी की दिल्ली वाली मालकिन अपनी शहरी सहेली के साथ गांव के पर्यटन पर आई तो नौका विहार करने आ गई थी। बतहू को ये काम मालिक ने सौंप दिया था। नदी में कुछ हिस्सा मालिक का भी था। नदी बढ़ते बढ़ते उनके खेतों तक आ गई थी। वो शाम याद है उसे। खटिया पर लेटे लेटे बतहू याद कर रहा है। सुरसती उसकी देह से टेक लगाकर ऊँघने लगी थी। बतहू ने अपनी देह से उठाकर सोई हुई सुरसती को हौले से खाट पर लेटाकर खुद उठ गया। 1 सप्ताह बाद वो उठा था। पैर जमीन पर रखे छाले दर्दने लगे। बेपरवाह होकर वो घर से बाहर निकला। स्मृतियों से भी बाहर निकल आया था। मन ही मन कसम खा रहा था कि अब देवता पितर भी जमीन पर उतर आएंगे तो भी दिल्ली वापस नहीं जाएगा। मुसीबत में ही जगह और इंसान की पहचान होती है। महीने तक घर में पड़ा रहा, बिना काम। जमा पैसे खर्च करने का मन ना होता था। थोड़ा बहुत किया और थोड़ा बहुत बचा लेना चाहता था। मोहल्ले में खाने के पैकेट बंटने लगे थे। खाने का इंतजाम तो हो जाता था, पर काम नहीं था कहीं। क्लब में ताला पड़ चुका था। स्विमिंग पूल का सारा पानी बहा दिया गया था। 1 महीने की आधी सैलरी मिली और उसके बाद क्लब ने मना कर दिया। क्लब मैनेजमेंट ने पत्र थमाकर क्लब को अनिश्चित काल के लिए बंदी की घोषणा कर दी। सारे स्टाफ सड़क पर आ गए थे। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। बतहू को गांव की याद सताने लगी थी। मोहल्ला खाली होने लगा था। लोग बाग, सामान, बच्चे समेत पलायन कर रहे थे। वो अकेला कब तक चुपचाप पड़ा रहता। निकल पड़ा। रास्ते में जो उसने भुगता उसकी लंबी दारुण दास्तान है, जिसे वो याद भी नहीं करना चाहता। रोम रोम सिहर उठता है। जीवन में इतना पैदल कभी नहीं चला। शरीर में इतनी ताकत है कि समंदर पार कर सकता है, लेकिन सड़कों पर चला नहीं कभी। जमा पूंजी रास्ते में खत्म हुई जब एक छोटे ट्रक वाले ने उस जैसे तमाम जरूरतमंदों को लूटा, मनमाना पैसा वसूल किया। ट्रक के पिछले हिस्से में भेड़ बकरियों की तरह सबको ठूंस कर बिहार बॉर्डर पर पटक गया। वहां से घर तक पहुंचने की घटना भी वो भूल जाना चाहता है। अपनी खपरेल झोपड़ी के बाहर आकर उसने उस हवा को सूंघा जो नदी को छूकर आ रही थी। जरा भी नमी न थी। घर के बाहर सुरसती ने एक देवता स्थान बना रखा था, जहां कुल देवता और कुल देवी का पिंड स्थापित था। वहां पूजा पाठ का ढेर सारा सामान रखा हुआ था। धूप, अगरबत्ती जल रही थी। रंग बिरंगे फूल, मालाएं चढ़ा रखी थीं। उस जगह को देखकर लगा कि रोज पूजा होती होगी।
भांति भांति का सामान रखा था जो बतहू पहली बार देख रहा था। इन 3 सालों में सुरसती कितनी पूजा पाठी हो गई है। उसे ध्यान आया कि पहले भी जब बतहू या उसके बच्चे कोई बीमार पड़ते तो सुरसती पूजा पाठ को लेकर सक्रिय हो जाती, मान मनौती करने लगती, सत्तू का लड्डू बनाती और भोग लगाती। बतहू हंसता। ये बेसन आटा का लड्डू तो सुने थे, इस सत्तू का लड्डू कहाँ से सीखी हो सत्तो? अपने मन से सीखे, अपने आप। हमेशा बेसन नहीं रहता ना घर में, सतुआ तो रहता है। देवता और बच्चा दोनों को मीठा चाहिए। सुरसती का सांवला सौंदर्य दिपदिपा जाता। बतहू उसे खींचता अपनी ओर। आओ मेरी लाल मछरिया, खा जाऊं मैं तुमको। छोड़ो, नदी कभी अपनी मछली को खाती है का? आप मेरी नदी हैं, हम आपकी मछरिया पिया। मेरी मछली। अकेला बाहर बतहू हंस रहा था। सुरसती की नींद खुल गई। वो झपटती हुई बाहर आई तो देखा बतहू किसी बात पर अकेला हंस रहा है। पहले तो वो घबराई, उसका हाथ पकड़कर सीधे देवता स्थान पर लेकर बैठ गई। अपने आप हंसता हुआ बतहू वहां बैठा रहा। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। सुरसती उसकी नजर उतारने लगी। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिब्बा वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजो पाने मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई, बोलो। अंजरी में जल लेकर छिड़का। पानी का छींटा पड़ते ही बतहू चैतन्य हुआ। हाँ, क्या हुआ? पानी काहे छिड़क रही हो सत्तो? आपको बाहरी हवा धर लिया है का? अकेले अब काहे बताहा जैसन हंसे जा रहे हैं? सुरसती ने उसके ऊपर अक्षत फेंका। हमको चुमा रही हो सत्तो? चुमावा हुए है ललना धीरे धीरे, बजावा हु है बिछिया धीरे धीरे। अरे बतही, हम कहाँ हंस रहे थे, हम तो ऐसे ही बाहर खड़े थे। तुम सो रही थी तो हम बाहर निकल आए। कुछ याद पड़ा था तब तक तुम आ गई। तुमको याद है एक बात? चुप रहिए, हम नजर उतार रहे हैं ना। आंख बंद करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। ये सब का धंधा शुरू कर दी हो तुम सब तो? रुको 1 मिनट। बतहू ने थोड़ा उचक कर अपनी लुंगी ठीक की। उसकी गांठ खुल रही थी। लुंगी को दोनों पैरों में समेटा और पलथी मारकर बैठ गया। आंख बंद करने का नाटक किया, कनखी से सब देखता रहा। सुरसती का रूप बदल गया था। वो तप रही थी। टीवी सीरियल में जैसी सुधा चंद्रन दिखी थी एक बार, वैसी ही दिख रही थी। लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उसके हाथ में काला धागा बांधा, लाल मिर्च 5 बार निहुच कर जला दिया। उसकी झांस से इतनी खांसी उठी कि वो उठकर भाग खड़ा हुआ। वो बतही सत्तो को कैसे बताए कि जिस वक्त वो हंस रहा था, दुख छिटक कर दूर चला गया था। हंसी उसे कुछ समय के लिए मुक्त कर गई थी दुखद यादों से। उस हंसी में उसे आराम मिला था, घाव को भरने का मरहम जैसा कुछ। सुरसती वहीं बैठी पूजा करती रही। धीरे धीरे दोनों बच्चे भी वहां आकर बैठ गए। बतहू का हाल पूछने आने वाली औरतें जुटने लगी थी। बतहू गमछा से आंख पोंछने में लगा था। उधर सारी औरतें सुरसती के पास बैठकर कुलदेवी का भजन गाने लगी थी। तारणिहारी जो भी शरणागत मैया सबकी तारणिहार, जो भी शरणागत मैया सबके लगा दे पार, जो भी शरणागत मैया सबके लगा दे पार, जो भी शरणागत मैया सबकी मैया सबकी तारण। हे निषाद देवता, ये औरत तो सचमुच संकल्प पुजारिन हो गई है। कहाँ गा रही है? सुरसती लोकगीत गाती है सुर में। गीत गायन सुरसती उसे मोह रही थी। जब से लौटा है सत्तो की भिन्न भिन्न छवियां देख चुका है। अब गीत गायन सत्तो की ये छवि एकदम नई है। कितना खुल गई है सत्तो उसके पीछे। उसके भीतर से नई नई स्त्री बाहर निकल आई है। मन हुआ इसे रिकॉर्ड कर ले। वो झट से घर में घुसा, मोबाइल लेकर आया और गाती हुई औरतों का वीडियो बनाने लगा। इसे वो दोस्तों को भेजना चाहता था। वो उस पल अपने सारे दुख भूल गया।
इस माहौल ने उसे भूलने का अवकाश दे दिया था। मित्रता की स्मृति दुख के पलों में अवकाश की तरह होती है। कुछ पल के लिए ही सही, दुख स्थगित हो जाता है। जब से उसका रोजगार छिना था तब से वो हंसना जैसे भूल गया था। सारे सपने, सारी आकांक्षाएं भरभरा कर गिर पड़ी थी। दिल्ली एक उम्मीद थी, संभावना भी। झोपड़ी को ईंटों के मकान में बदल देने की उम्मीद, अपना चापाकल आंगन में गड़वाने की उम्मीद, 3 कट्ठा जमीन खरीद लेने की उम्मीद और डिजाइनर नाव बनवाने की संभावना प्रबल थी उसके सपनों में, जो दिल्ली जगाए रखती थी उसके भीतर। जी जान लगाकर काम कर रहा था। पैसे कुछ घर भेजता, कुछ अपने पास जोड़ता। इसी पैसे के लिए वो अपनी प्रेमिका नदी से बिछड़ा था, जिसके जिस्म पर वो मछली की तरह उतरता था। वो लौट रहा था गांव, नदी के पास, सुरसती के पास, दोनों अबोध बालकों के पास, उन मछलियों के पास जो उसके जाल में फंसने के लिए उसके नाव तक तैरती हुई अपने आप चली आती थी। वो लौट रहा था। रास्ते से उसने एक बार फोन किया था। वो आवाज नहीं थी, गरम गरम आंसू थे जिसने सुरसती के कान के पर्दे को पिघला दिया था। बतहु उधर से रो रहा था। बिलख बिलख कर अपने मर्द को रोते देखना सुरसती से सहन नहीं हो रहा था। मुंह में आंचल ठूंस कर वो बात कर रही थी ताकि हिचकी बाहर न निकले। हम पहुंच रहे हैं, ठीक से आ रहे हैं हम, तुम चिंता मत करना। चिंता की बात है तो चिंता नहीं करेंगे का? अरे नहीं, मत करो ना, हम आ रहे हैं, हमने कह दिया। टेंशन मत लो तुम, हम पहुंच रहे हैं। चिंता वाली बात है तो चिंता नहीं होगी। कल से आप कुछ नहीं खाए हैं, उसकी चिंता तो लगी हुई है हमें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम आ रहे हैं ना। चिंता है तब ना हम रो रहे हैं, दिक्कत है तब ना आप रो रहे हैं। आप अकेले हैं। अभी हम अकेले पड़ गए हैं। 3 साथी संग संग निकले थे, सब भीड़ में बिछड़ गए। जिसको जो गाड़ी सवारी मिला वो चढ़कर निकल गया। हम अकेले पड़ गए रास्ता में। कई गांव और शहरों से गुजरे हैं हम। एक आदमी अपना चापाकल भी नहीं छूने दिया, हमको द्वार पर खड़ा भी नहीं होने दिया। सत्तो सुनिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ये दुख की घड़ी है, काट लीजिए। क्या कर सकते हैं? आप किसी तरह घर पहुंच जाइए। यहाँ सब कुछ है अपने पास, सब कुछ। खेत पथार, नदी, मछली, बकरी, सब 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 छोड़कर आप ही न गए थे जी। हम तो मना किए थे आपको। 2 पैसा कमाने ना मर जाता है बाहर। अच्छा, अब रखते हैं हम फोन। हम आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तुमसे बात किए तो रोना आ गया। तुम मत रोना, ठीक है? हम आ रहे हैं। लौटकर सुरसती की छाती से चिपक कर ऐसे रोया था जैसे बचपन में पिता की मौत के बाद रोया था मां की छाती से चिपक कर। सुरसती से लिपटे हुए उसके भीतर फिर एक उम्मीद, एक संभावना जग रही थी। सब ठीक हो जाएगा। आमिर खान की फिल्म मोबाइल पर देखा था, जिसमें वो मुसीबत में कहते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। सुरसती के रोम रोम से ये आवाज निकल रही थी, जिसे बिलखते हुए भी बतहु सुन सकता था। आह, कितना स्थायी है ये उम्मीद, ये संभावना। कुछ नहीं तो नदी है, मछली है, नाव है, सवारियां हैं और सुरसती है, बच्चे हैं हीरा मोती। अपना गांव है, समाज है। कहाँ माया के चक्कर में फंसा हुआ चला गया था। उसे पहली बार गहरा अफसोस हुआ। कौन कुमति तोहे लागे जैसी मनोदशा हो गई थी।
सामने खेत की तरफ नजर पड़ी, जहां एक छोटा सा पेड़ जमीन से उखड़कर गिर पड़ा था। लगता है तेज हवा चली है, अपनी जमीन से उखड़ गया होगा। सुरसती दूर से उसे देखती रही। उसकी आंखें नम हुई, सूती साड़ी के आंचल से कोर पोंछ लिए। वो बतहू के सामने आंखों में सवाल लिए खड़ी थी। क्या करोगे अब? कुछ सोचा है? वही अपना पुराना काम करेंगे जो पहले करते थे। जाल नया ले लेंगे, पुराना फट गया है, हम देखे। नाव भी जर्जर है, हम खुद ही बनाएंगे। मालिक के गाछी से लकड़ी मांग लेंगे, इतनी तो मदद करेंगे ना। सुरसती ने उसका हाथ पकड़ा और सीधी ले चली नदी की ओर। बच्चे बाहर इन सब से बेखबर खेल रहे थे। उसकी झोपड़ी के बाद खेत शुरू होते थे और खेतों के बाद नदी आ जाती थी। नदी आज बहुत दूर लग रही है सत्तो। मैं थक गया हूं या मेरे पैरों के छालों की वजह से चला नहीं जा रहा? नदी इतनी दूर तो न थी। शाम ढल रही थी। दोनों नदी के तीर पर बैठे थे। सूखी भुरभुरी मिट्टी थी। नदी सच में बहुत दूर खिसक कर चली गई थी। नदी के नाम पर दूर पानी की लकीर नजर आ रही थी। इसके अलावा कीचड़ और छोटे मोटे गड्ढे जिसमें पानी भरा था, उसमें मेंढक, घोंघे और नामालूम से कीड़े तैर रहे थे। नदी की छोड़ी हुई जमीनें काली पड़ गई थीं। कहीं कहीं झाड़ झंकाड़ उगे थे। नदी की इस कुरूपता का उसे अंदाजा तक न था। उसे लगा नदी रूठ कर कोप भवन में जा बैठी है। आप देख रहे हैं ना नदी का हाल। मालिक लोग अपनी खेती कर रहे हैं नदी में। जब से आप गए हैं गांव में बारिश बहुत कम हुई है। नदी में पानी नहीं आ रहा। राजतन बाबू कह रहे थे कि धरती के नीचे पानी सोता सूख गया है तो पानी कम हो गया है। पानी कहाँ से आएगा? सुरसती की आवाज मानो दूर से आ रही थी। बतहू की आंखें अपनी नाव ढूंढ रही थी जो कीचड़ में धंसी हुई थी। नाव पहचान में नहीं आ रही थी। गांव लौटा था जिनके लिए, उनमें से सिर्फ एक सही सलामत मिली, सुरसती। नदी, जाल, नाव और मछलियां सब गायब। बाबा कहते थे घर की औरत अपनी गाय और अपनी नदी को आदर से रखो तो तीनों वफादार निकलते हैं। सत्तो को तो वो बहुत आदर देता था। नदी के बाद सबसे ज्यादा प्यार उसे सत्तो से था। सत्तो बिस्तर पर उसके सामने नदी की तरह खुलती थी। वो किसी कुशल नाविक की तरह उसकी लहरों पर उतरता था। सत्तो साथ है, नदी साथ छोड़ गई। पारंपरिक धंधा खतरे में है। सही सवाल पूछा था सत्तो ने कि अब क्या करोगे? क्या करूंगा मैं सत्तो? नदी क्या कभी नहीं भरेगी? सुरसती उससे लिपटकर पहली बार खूब रोई। बतहू उसे दिलासा देता रहा। उसे याद नहीं कि कभी दिल्ली में उदास होने पर किसी ने उसे या उसने किसी को इस तरह गले लगाया हो या सांत्वना दी हो। बस 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 सत्तो, बस कर। नदिया जानती नहीं कि मल्ला उसके बेटे, प्रेमी और सखा होते हैं। ऐसे कैसे हमारा साथ छोड़ सकती है? लौट आओ बया, लौट आओ। अपने दोनों हाथ जोड़कर बतहू नदी से प्रार्थना करने लगा था। ए सत्तो, रानी तू तो है जल की रानी। मछली की गंध लील गई क्या? तेरे से फूलों की गंध आती है रे। कहाँ से होकर आती है? चलो हटो, मजाक मत करो। हमको आपसे शहरी औरतों की गंध आती है। बहुत चिपक चिपक के तैरना सिखाते हैं ना आप। शहरी औरतों के चक्कर में ही गांव से भागे थे ना। क्या हुआ देखिए रहे हैं। छोड़िए, झगड़ा हो जाएगा इस बात पर। अच्छा सुनिए जी, मछली हम लोगों का तरकारी है, उसके भी लाले पड़ गए हैं। बच्चा सब तरस रहा है। तुम पैठिया जाओ तो पोठिया मछली लेते आना। पैसे खत्म हो रहे हैं सत्तो, कुछ कमाना पड़ेगा। कोई रास्ता निकाल। चारों तरफ कोरोना का कहर है, कोई आसपास भटकने नहीं देता। सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं।
और हम दिल्ली छाप लोगों से 100 गज दूर रहते हैं लोग। कल हमको रमेश सैनी का बेटवा ऐसे बोल रहा था कि हम ही लोग गांव से कोरोना लेकर आए हैं, उसका बस चले तो हमको गांव से बाहर ही निकाल देगा। अच्छा, उसको 2 थप्पड़ काहे नहीं मारे? इतना मजाल कैसे हो गया उसका? भूल गया कैसे हम उसका भूत उतारे थे? लोगन का भूत थप्पड़ से ही उतरता है, मंत्र से नहीं। भूत उतारी थी? कब, किसका, कैसे? तुमको ये विधा कैसे आता है? तुम ओझाइन कब बन गई रे सत्तो? अरे रे 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 रे, कितना सवाल पूछिएगा एक साथ राजा। सत्तो इठलाकर बोली। लाल छींट वाली पुरानी सूती साड़ी पहने, सिर पर आंचल रखे वो बतहू को बहुत सुहा रही थी। सत्तो हमेशा अपनी मांग में लाल के बजाय पीला सिंदूर लगाती है, शुरू से लगाती है, मगर अब बतहू ने पहली बार गौर से देखा उसकी मांग को, जहां पीले सिंदूर की लंबी रेखा पीछे तक खिंची हुई थी। तू तंत्र मंत्र जानती है का सत्तो? बताई नहीं हमको कभी। गांव के लोग जानते हैं का? हम ओझाइन हैं। कैसे, कब से? गांव के ओझा छैला भगत कहाँ गए? सुने हैं कि वो कामरू कामाख्या गए, सो लौटे नहीं अभी। उनके भाई रोशन भगत को ठीक से सिद्धि मिला नहीं। एक दिन हमको अपनी विधा याद आ गई। हम रमेश सहनी के बेटे को झाड़ फूंक कर दिए, वो ठीक हो गया। एक मामला और आया सो वो भी ठीक। उसके बाद से लोग हमरे पास आने लगे या हमको बुलाने लगे। या आजकल जरा मामला कम आ रहा है, क्योंकि बाहरी हवा को भी कोरोना से डर लगता है। बतहू की हैरानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी सत्तो ओझाइन थी और उसे मालूम ही नहीं। वो बिफर गया। हमसे क्यों छुपाया? औरत कहीं ओझागिरी करती है? हम तो नहीं सुने कि औरत ओझाइन होती है। डायन जरूर होती है। कुम्हार टोली में सहजो दाई थी ना डायन, सब उससे दूर भागता था। औरत डायन हो सकती है तो ओझाइन भी हो सकती है, और ना डायन सच ना ओझाइन सच। ओझा बनकर बहुत औरतों का नाश किया है घर परिवार। हमको सब पता है कि कोई औरत डायन नहीं होती, और काहे हमेशा औरत ही डायन होगी और मर्द ओझा? सहजो दाई के साथ जो हुआ कौन औरत भूल सकती है? हम तभी ठान लिए थे कि ओझा बनकर सबको नाच नचाएंगे। अगर डायन सच है तो ओझा भी सच। हम ओझा नहीं तो कोई औरत डायन कैसे? इससे पहले कि सब हमको डायन बनाता, हम ओझा का रूप धर लिए। लो, कर लो जो करना है। ये गलत है रे सत्तो, तू ठग रही है सबको। आप शांत रहिए, हमको अब कोई नहीं पकड़ सकता। मालूम है कितना रोगी हम ठीक कर दिए हैं? बहुत सारा। वो टीवी सीरियल की जादूगरनी की तरह हंस रही थी। बतहू अपनी पत्नी में एक अलग नई औरत को देख रहा था। इस औरत से वो कभी नहीं मिला था, जानता नहीं था। यह अजनबी औरत सुरसती के भीतर बसती थी, उसे कहाँ पता था। उसे अभी और क्या क्या देखना लिखा था। भाग्य का खेल देख रहा था। वो सुरसती की बातें सुनकर सन्न रह गया। मुंह से बोल न फूटे, थोड़ी थोड़ी झुरझुरी हुई। अब ये मुंह काहे बनाकर बैठे हो? सब ठीक कर देंगे हम, बस तुम देखते जाओ। हम कहे थे ना सब ठीक होगा। हमारी बात मानते जाओ, कोई सवाल मत करो। हम भूखे नहीं मरेंगे, तुम कमाओगे, इंतजाम हम करेंगे, भरोसा रखो। वो सुरसती जो अपने बारे में हमेशा एक फिक्रा पढ़ती थी, सैया दिलकौ खटिया गोसाई दिलकौ नींद, सुतो है बहुरिया सगरे दिन। वो दिन नहीं रहे। अब तो उसका सुकून, नींद सब गायब। रात दिन किसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। वो एक अजनबी औरत में बदल गई थी। चेहरे पर अलग ताप था। इस ताप की तुलना वो किसी और स्त्री से नहीं कर पा रहा था। उसने दिल्ली में बहुत स्त्रियां देखी थी, एक से एक कमाऊ स्त्रियां। उनकी दुनिया भी उसे हैरत में डालती थी। कई बार उन्हें देखते हुए अपनी भोली सूरत वाली सत्तो याद आती थी।
इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सत्तो के भीतर एक अजनबी औरत हो गई, जिसमें इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, जो उसके लिए सहारा बनकर खड़ी है। जैसे स्विमिंग पूल में नई तैराक स्त्रियां डूबने से बचने के लिए उसका बाह पकड़ लेती थीं या बाहों में झूल जाती थीं। उसकी गठीली सांवली बाहों से पानी की बूंदें फिसलती उन स्त्रियों के बालों में गुम हो जाती थीं। बतहू की बाहें थामकर वो पानी में मुंह घुसाकर सांस रोक लेती थीं। ये मेरी गृहस्थिन सत्तो क्या कह रही है? क्या करने वाली है? बिना जादू तंत्र मंत्र जाने किस चमत्कार की आशा में है? ये कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएगी? जिस दिन भंडा फूटा तो बचना मुश्किल है। उसे यह भी शंका हो रही थी कि गांव में उसकी अनुपस्थिति में सत्तो के साथ कुछ तो हुआ है जिसने उसे इतना बदल दिया है, लेकिन पूछे कैसे? सत्तो समझ रही थी बतहू के मन में शंका घुमड़ रही है। हर समय उसे अजीब सी निगाहों से देखा करता है। उन पराजित आंखों में वो सवालों के तूफान देखती और अपने में गुम हो जाती थी। कैसे बताए कि गांव में अकेली जवान मलाहिन क्या क्या झेलती है, जिसकी झोपड़ी गांव के किनारे हो। नदी के भरोसे घर बनाया था। जब नदी ही सूख जाए, नाव जर्जर हो जाए, मछलियां किसी और नदी की तलाश में दूर निकल जाएं, परदेश गया पति अपर्याप्त पैसे भेजे, 2 बच्चे हर समय भूख भूख चिल्लाएं और अपनी जरूरतें सिर पर खड़ी हो जाएं, तो क्या करे एक मलाहिन? बड़की घरारी के फुलटुन बाबू उसे हमेशा मछली की तरह ही देखते थे। उनका वश चलता तो बिना तले भुने उसे खा जाते। वो तो अच्छा हुआ कि उसे डायन साबित किया जाता, उससे पहले ही उसने ओझाइन का चोला ओढ़ लिया। पहले वो डरती थी, अब लोग उससे डरते हैं। देखते ही देखते उसका काम चल निकला था। सांवली सलोनी सुरसती जब ओझाइन बनती तो उसे घूरने वाली लालची निगाहें झुक जाती। लेकिन हमेशा कहाँ होता था ऐसा। बाबू साहब लोग झाड़ फूक के लिए उसके दरवाजे नहीं आते थे, उसे बुलावा भेजते थे। ठेकेदार राम बाबू एक बार बीमार पड़े तो बिस्तर पर पड़े पड़े कांपते रहते थे। डॉक्टर दवा देता तब भी नहीं संभलते। बुखार उतर जाता, लेकिन खास तरह की कपकपी खत्म न होती। शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराने की बात चली तो कमजोर आवाज में उन्होंने ओझाइन को बुलाने का आदेश दिया। ओझाइन सुरसती देवी बुलाई गई। वो एकांत में उनके शरीर पर मंत्र पढ़कर जल छिड़कती रही। कमरे में धुआं आग जलाकर नजर उतारी गई। कपकपी बंद हुई तो उनकी पथराई आंखें शरारती हो उठी। सुरसती को अपनी बीमार बाहों में ही दबोच लिया। वो उनके ऊपर गिर पड़ी। उनकी कपकपी तब और बढ़ गई। वो फुसफुसा रहे थे, तो तुम चाहोगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम ऐसी ही पड़ी रहो मेरे ऊपर। तुम क्या जानो मेहरारू के बिना जिंदगी कैसे कटती है। तेरा भी आदमी नहीं और मेरा भी कोई नहीं। कृपा कर सत्तो। सुरसती समझ गई कि ये कपकपी लाइलाज है। उत्तेजना से कांपते बूढ़े के यौनांग पर एक मुक्का मारते हुए बोली, दोबारा किए ना तो काट के फेंक देंगे पोखरा में। हम जानते नहीं का आपको। खतरा उठाकर आए थे, कमजोर मत समझिएगा हमको। अब पति नहीं है तो क्या हुआ, जवानी लेकर द्वारे द्वारे मर्द जैसन छछाते फिरे का। दांत पीसते हुए एक मुट्ठी लाल मिर्च आग में झोंककर बाहर निकल गई। कमरे से खांसने छींकने की आवाज देर तक आती रही। सुरसती ने बाहर आकर उनके घर की औरतों से कहा, बहुत जोर का नजर लगा था। कितना झांस उठा रहे हैं, देख रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। घर वालों से दान दक्षिणा लेकर वो विदा हो गई। एक घटना हो तब ना। गौनौर सहनी तो जैसे अपना हक ही समझकर बैठ गया था। उसके लिए काम लाने लगा था। गांव में जो भी बीमार पड़ता, डॉक्टर एक तरफ, ओझाइन की झाड़ फूक एक तरफ। एक शाम खेत से शौच करके लौट रही थी कि गौनौर सहनी ने घेर लिया। उसके साथ की बाकी औरतें आगे जा चुकी थी। उस दिन उसे पीतल के लोटे का महत्व समझ में आया। दे लोटा कपार पर। गौनौर बाप बाप करता भागा। माथा पकड़कर दर्द से चीखता, गंदी गंदी गाली देता हुआ भागा जा रहा था। सारे एहसान भी गिनाता जा रहा था। पीछे से उसे खदेड़ती हुई सुरसती सब सुन रही थी।
मल्ला टोला में बात फैल गई कि गोनौर से काम लेने के बाद सुरसती ने उसे ठेंगा दिखा दिया है। लेन देन की बात पर बेईमान सुरसती ने उसका लोटा से कपार फोड़ दिया। सुरसती से सबको काम था, कोई उससे लड़ने भिड़ने नहीं आया। मगर उस शाम के बाद सुरसती के भीतर खौफ भर गया। मछली वाला जाल झोपड़ी के बाहर रखने लगी थी। मछली ना सही, लंपटों को इसमें फंसा सकती है। उसका काम बढ़ रहा था, उसकी ख्याति फैल रही थी, लोग उसे बुलाने लगे थे, लेकिन उनकी लोलुप निगाहें लगातार उसका पीछा करती रहती। एक दिन बहुत सोचते सोचते सुरसती ने उपाय निकाला। अपना वेश अजीब कर लिया। सरसों तेल चुपड़े बाल, पीली साड़ी, आंखों में मोटे मोटे फैले हुए काजल, मटमैले हाथ, सिंगार पटार सब छोड़ दिया। उसकी सांवली काया मैली रहने लगी। कपूर सरसों तेल के गंध में लिपटी हुई काया अनाकर्षक हो उठी। दिल्ली से बतहू का फोन आता तो कोई बात न बताती, वो बेखबर था। उसका जी कसकता कि हाय, जवान पत्नी को छोड़ आया है, अब की गांव गया तो सबको ले आएगा। अब की लौटा भी तो किन हालात में। सुरसती भी बदली हुई मिली, हालात भी, नदी भी, नाव भी, देश और गांव भी। बाकी सब तो समझ में आया, लेकिन सुरसती नहीं। क्या हुआ उतने सालों में कि वो क्या से क्या बन गई? मन होता पूछे, तेरी देह से मछली की गंध क्यों नहीं आती रे सत्तो? कैसे काटी सर्द गर्म रातें? मन नहीं हुआ कभी? तब क्या करती थी रे पगलो? हम मर्द लोग तो अलग ही उपाय जानते हैं, तुम औरत लोग क्या करती हो? कई दिनों तक वो इन सवालों से जूझता रहा। सुरसती अलग ही धुन में थी। गांव में कोरोना का कहर उतार पर था। लोग बीमार पड़ते थे तो अजीब अजीब हरकतें करने लगते। सुरसती सबकी झाड़ फूंक करती। कुछ लोग उसके घर आने लगे। बाहर देवता स्थान पर झाड़ फूंक की प्रक्रिया चलती। बतहू घर बैठा बैठा ऊब रहा था। एक दिन सुरसती ने कुछ पैसे, बेसन, लाल मिर्च, सरसों तेल और कच्ची सब्जियां उसे थमाई और मुर्गिया चौक पर ले जाकर उसका छोटा सा खोमचा लगा दिया। वो हैरानी से सब देखता रहा। आज से तुम पकौड़ियां तलोगे, समझे? महीना हो गया है, हम काफी कुछ सामान और पैसा जमा कर लिए हैं। तुम्हारा काम चलता रहेगा, जब तक हम ओझाइन हैं तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। मैं पकौड़े तलूंगा? क्या बात करती हो? हरगिज नहीं, मैंने जीवन में कभी ये काम नहीं किया, ये तो औरतों का काम है। सुनिए सुनिए, अकेले आप नहीं है ना जो कुछ अलग काम करेंगे। पूरा मल्लाह टोला संकट में आ गया है। आप पैठिया जाइए, वहां देखिएगा सब लोग अलग अलग काम पकड़ लिया है। कुछ लोग ईंट भट्टा में काम कर रहे हैं, पानी से खेलने वाले लोग आग में झुका गए हैं। पेट भरना है, परिवार पालना है कि नहीं? और एक बात कह देते हैं, काम का बंटवारा मत करिए। औरत मर्द के बीच काम नया जमाना में नहीं बंटता। सब लोग सब काम करते हैं, समझे? आप ही न बताए थे कि दिल्ली में चाट का ठेला मर्द लोग चलाता है, बड़े बड़े होटल में मर्द लोग खाना बनाते हैं, औरत से भी ज्यादा स्वाद उनके हाथ में होता है कि नहीं? अरे सत्तो, कहाँ से आएगा इतना बेसन, तेल, सब्जी? समझती नहीं हो तुम? हाय मेरे दिल्ली छाप सैया, काम तो शुरू करो। सत्तो है ना, हम भूत झाड़ने, बुखार झाड़ने, नजर उतारने, ऊपरी हवा को बांधने का काम करते रहेंगे। बदले में बेसन, मिर्च, सरसों का तेल लेते हैं। कुछ लोग सब्जियां भी दे देते हैं। हम पैसा नहीं लेते, सामान लेते हैं। पैसा तुम कमाओ, मर्द हो ना, औरतों का पैसा हराम लगता होगा, इसलिए हम सामान कमाएंगे, तुम पैसा। समझ में आया? अब ये हमसे नहीं हो पाएगा सत्तो। पूरा मल्ला टोली हमको मुंह चिढ़ाएगा। बाबू लोग कहेंगे, का हो बताओ, शहर से पकौड़ा छानना सीख कर आए हो का? मछली मारने का ज्ञान भुला गया क्या? और देख सत्तो, हमको गुस्सा आएगा तो हम वहीं गरम तेल उड़ेल देंगे, और फिर हमको अपनी नदी, मछली, जाल सब बहुत याद आएगा रे सत्तो। मत खौला हमको सरसों के तेल में। सुरसती ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी सशंकित आंखों को गौर से देखा। वो ताड़ गई कि ये आंखें उस पर यकीन करना चाहती हैं। उन आंखों में अपनी आंखें डालकर बोली, सुनो बात सुनो, हमें देखो। तुम्हारे पीछे अगर हम ओझा नहीं बनते तो ये लोग हमको डायन बना देते।
हम ओझा बने ना, पेट के खातिर, जीवित रहने के खातिर कुछ समय के लिए रूप और काम बदलना गलत नहीं है। हम किसी का हक थोड़े ना मार रहे हैं। काम बदलने से पहचान थोड़े ना बदल जाएगी। रहोगे तो तुम वही ना, नदी प्रेमी, मछली मार। बतहू को लगा नदी कभी ऐसे ही हंसा करती थी जैसे सुरसती हंस रही है। सुनो, कुछ ही दिन की तो बात है, वर्षा ऋतु आने वाली है। तुम तो नदी से ऐसे रूठे हो कि उसके पास दोबारा गए ही नहीं। यही प्यार करते थे उससे, वो काम की नहीं रही तो दोबारा झांकने भी नहीं गए। नदी मुसीबत में है, तुम भी हो। कोई जब खुद खुश होता है तभी ना दूसरों को खुशी बांटता है। उदास इंसान किसी को खुशी नहीं बांट सकता। नदी मर रही है, मगर मुझे भरोसा है इस बार जमकर बारिश होगी। नदी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। देखना कहीं हमारी झोपड़ी तक ना पहुंच जाए। ज्यादा दूर थोड़ी ना है। फिर पकौड़े तलना बंद, छन्नौटा फेंक देना दूर। कमाए हुए पैसों से नई नाव बना लेना, जाल खरीद लेना, ठीक है? मेरे सैया मलवा हो, नैया लगा दे नदिया के पार। मेरे सैया मलहुआ हो, नैया लगा दे नदिया के पार। ए चुप, भैया है गाना में। हाँ तो होगा, हम तो भैया नहीं गाएंगे ना, हम तो सैया ही गाएंगे। मेरे सैया मलहुआ हो, नदिया लगा दे नदिया के पार। कुछ महीने बीते, मौसम ने पलटा खाया। गर्मी के मौसम ने अपने हाथ में रखी हुई मौसम की पाती बरसात के हाथ में सौंप दी। बतहू रोज शाम नदी किनारे जाता, नदी से बातें करता, अपने मन की व्यथा कहता, उसे पुकारता। अब मुझे लौटकर मत जाने देना, रोक लेना यहीं पर अपने किनारे पर। अब के जो लौटाया है तो वापस भी मत जाने देना। ये गांव, ये कछार, इसे छोड़कर वहां शहर में है भी क्या? कुछ नहीं, खाली हाथ ही तो वापस आना पड़ा, वो भी पैदल। प्यारी नदी, तुम जिंदा हो जाओ, तुम जिंदा नहीं हुई तो मुझे फिर शहर लौटना पड़ेगा। और ये तो तुम भी नहीं चाहोगी ना कि मैं गांव छोड़कर फिर से शहर चला जाऊं। बतहू मेघों को देखता, पुकारता, और फिर एक शाम टूट कर बरसात हुई। ढलती हुई दोपहर से शुरू हुई बरसात शाम तक घनघोर हो गई। बतहू भीगता हुआ नदी के किनारे बैठा था, देखता रहा नदी को जिंदा होते हुए, अपनी नदी को जिंदा होते हुए। उफनती लहरों की आवाज मानो नदी की सांसों की आवाज थी, गहरी और लंबी सांसों की आवाज। महीनों से मरी पड़ी नदी जिंदा होने लगी, गहरी गहरी सांसें लेकर। बतहू देख रहा था नदी की नस नाड़ियों में मटमैला बरसाती पानी भरते हुए। नदी के किनारे पानी का परस पाकर सरसराने लगे। बतहू के देखते देखते नदी में पानी बढ़ने लगा। नदी पूरी तरह जिंदा हो चुकी थी। नदी अकेली नहीं आई थी, कुछ और भी साथ में लाई थी। अपने साथ लाई थी अपने किनारे बैठे पुरुष के शहर पलायन को रोकने की पाती। नदी की लहरों पर उसकी पुरानी जर्जर नाव जोर जोर से हिल रही थी। बाढ़ में उफनती नदी की एक लहर किनारा छोड़कर उछली और नदी किनारे बैठे अपने पुरुष को बाहों में भरकर बिखर गई। बतहू नदी तीर से उठकर भागा अपनी झोपड़ी की तरफ। वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था, सत्तो, हीरा, मोती, जुम्मन, देख रे देख, नदी जिंदा हो गई रे। दौड़ता हुआ बतहू अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। बाहर दोनों बेटे पानी में खेल रहे थे। बतहू दोनों को गोद में उठाकर नाचने लगा, फिर उन्हें वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ झोपड़ी में पहुंचा। अंदर एक और सांवली नदी बिछी हुई थी। आज बतहू को फूलों की गंध नहीं आई, आज मछली की गंध से महक रही थी बतहू की सांवली नदी। बतहू कुछ देर तक ठिठक कर उस सांवली नदी को देखता रहा, फिर एक छलांग लगाकर उस सांवली नदी में कूद गया कभी लौटकर शहर नहीं जाने के लिए। मत्स्यगंधा सांवली नदी भी धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। तेज चले पुरवैया,
आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्वता शर्मा की आवाज में गीता श्री की कहानी मत्स्यगंधा। ये कहानी हंस कथा मासिक के जुलाई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Wars and Warriors, Air Vice Marshal Arjun Subramanian takes listeners on a trip with the race to Dhaka and some of the most crucial moments from the Lightning campaign of Bangladesh. On Think Fast, Varun and Suchita drop some hot takes on NFTs, music, and the rise of social commerce. On Ikaduka Economy, Abhinav Trivedi and Dr. Bharat Junjunwala, author and ex-professor IIM Bangalore, discuss war and its effects on our daily lives. On Shunya One, we spoke to Alok Goyal. He's a partner at Stellaris Venture Partners. We discuss why SaaS works well for India. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss Australia's anti-trolling bill aimed at making social media platforms safer, but perhaps a little less private. Do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का।